अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मैं वेलकम कहती हूँ इंग्लिश लिटरेचर चैनल के ऊपर। हम लोगों ने इससे पहले एक वीडियो बनाई, वो वीडियो थी एंग्लो सैक्सन पीरियड के ऊपर, जो कि 670 से 1100 तक रफली चला। और आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो लेक्चर हम आज रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जो सुनने जा रहे हैं, वो है एंग्लो नॉर्मन पीरियड के बारे में। एंग्लो नॉर्मन पीरियड जो है 1100 से 1500 तक रफली जाता है। इस पीरियड को मिडिल इंग्लिश पीरियड भी कहते हैं। ये पीरियड कब स्टार्ट होता है? जैसा कि आप जानते हैं कि जब एंग्लो सैक्सन पीरियड एंड हुआ था, तो तब एंग्लो नॉर्मन पीरियड स्टार्ट हो गया था। एंग्लो नॉर्मन पीरियड कब स्टार्ट हुआ था इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले इसको डिस्कस करते हैं कि नॉर्मन्स थे कौन। बेसिकली जो नॉर्मन के लोग थे, उनका कल्चर फ्रेंच कल्चर था। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने इंग्लैंड पे अटैक करने से पहले फ्रेंच पे अटैक किया था, फ्रांस पे अटैक किया था। फिर नतीजतन क्या हुआ कि जो फ्रांस के लोग थे, उन्होंने जो अपने नॉर्दर्न लैंड थे, वो सारे के सारे एंग्लो नॉर्मन्स को दे दिए। फिर जब वो एंग्लो नॉर्मन्स को दे दिए, तब क्या हुआ कि जो एंग्लो नॉर्मन्स के रहने वाले थे, उन्होंने फ्रेंच औरतों से शादी कर ली। और उसके बाद उन्होंने जो उनका कल्चर था फ्रेंच का, वो सीख लिया और उन्होंने फ्रेंच की लैंग्वेज को सीख लिया। फिर उसके बाद जब ये एंग्लो सैक्सन में आए, तो अपने साथ ये फ्रेंच कल्चर को लेके आए और एंग्लो सैक्सन में इन्होंने अपने फ्रेंच कल्चर को इस्टेब्लिश कर लिया। और तब क्या हुआ, जो ओल्ड इंग्लिश थी उसको सप्रेस्ड कर दिया गया, एक नई किस्म की इंग्लिश आई। वो जो इंग्लिश थी नई किस्म की, वो फ्रेंच और ओल्ड इंग्लिश को मिलाकर आई और उस इंग्लिश को एंग्लो नॉर्मन इंग्लिश कहते हैं। अब बात करते हैं इस चीज़ की कि एंग्लो नॉर्मन पीरियड कब शुरू हुआ। जैसा कि मैंने पिछली रिकॉर्डिंग में बताया था आपको कि नॉर्मन्स जो थे 7000 सोल्जर्स और 700 शिप्स लेकर समंदर के रास्ते से कहाँ आए थे? एंग्लो सैक्सन की तरफ आए थे। तो उस दौरान उनके साथ जो एंग्लो नॉर्मन्स का किंग था, विलियम द कन्करर, विलियम्स फर्स्ट, वो उनके साथ आया था। और उस टाइम पे एंग्लो सैक्सन का जो किंग था, वो होराल्ड सेकंड था। तब होराल्ड सेकंड और विलियम फर्स्ट के दरमियान में बैटल हुई। उस बैटल का नाम बैटल ऑफ हेस्टिंग्स है। ठीक है, तो वो जो बैटल थी काफ़ी टाइम तक चलती रही और उस बैटल से क्या हुआ, उस बैटल के दौरान होराल्ड सेकंड की डेथ हो गई। और जब होराल्ड सेकंड की डेथ हो गई, वहीं से हमारे पास जो पीरियड स्टार्ट होना शुरू हुआ, वो एंग्लो नॉर्मन का पीरियड माना जाता है। इस पीरियड को अर्ली मिडल एजेस भी कहते हैं, चौसर से पहले वाली एज। चौसर बहुत इम्पोर्टेंट फिगर है थ्रू आउट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में। इसको हम इन डिटेल्ड आगे जाकर डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं नॉर्मन्स के बारे में कि नॉर्मन्स कैसे थे। नॉर्मन्स बेसिकली बड़े पावरफुल थे। ठीक है, ये नॉर्डमैन थे, ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पीपल थे, बहुत टैलेंटेड थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इंग्लैंड पे अटैक करने से पहले, मैंने आपको जैसा कि बताया, फ्रांस के ऊपर, फ्रांस पे अटैक किया था इन्होंने। और क्या हुआ था, फ्रांस ने विदाउट एनी प्रोटेस्ट, किसी भी एहतजाज के बगैर, इन्होंने अपने जो लैंड्स थे, जो इनके नॉर्थ लैंड थे, इन्होंने वो फ्रेंच के लोग इन्होंने वो नॉर्मन्स को दे दिए। उसके बाद क्या हुआ, जो नॉर्मन्स के लोग थे, उन्होंने फ्रेंच की औरतों से शादी करना शुरू कर दी। बेसिकली ये कौन थे जो नॉर्मन्स के लोग थे? ये बेसिकली समुद्री लुटेरे थे। लेकिन जब ये फ्रांस में आकर रहने लगे, तो ये बड़े ब्रिलियंट पीपल बन गए। इन्होंने अपना बड़ा नॉलेज गेन किया वहाँ पे। ठीक है, इनको वॉर की बड़ी सेंस थी, इनके पास पावर बहुत थी।
फिर उसके बाद जब ये एंग्लो सैक्सन में आए तो इन्होंने क्या किया, वहाँ पे सिविलाइजेशन को प्लांटेड कर दिया। ठीक है, तब क्या हुआ, तब वहाँ पर जाके जो ओल्ड इंग्लिश थी उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। और क्या हुआ, अटैक होते रहे। अटैक कहाँ पे, एंग्लो सैक्सन पे अटैक होते रहे। किसने किए, एंग्लो नॉर्मन ने किए। और ये जो स्टार्ट हुए अटैक्स, इसके बाद जब कन्कर कर लिया गया और हार्ल सेकंड की डेथ हो गई, तो कहाँ से 1066 से 1200 तक जो लैंग्वेज थी ओल्ड इंग्लिश उसको दफना दिया गया, वो लैंग्वेज ही ख़त्म कर दी गई। तो कहाँ से 1066 से 1200 तक क्या हुआ, जो डाउनफॉल ऑफ ओल्ड इंग्लिश था वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, ठीक है। फिर जब ये ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज का डाउनफॉल हो गया, तब क्या हुआ, जो फ्रेंच लैंग्वेज थी वो फ्रेंच लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई। ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि हर जगह पे ऑफिशियल रैंक पे यूज़ होने वाली लैंग्वेज फ्रेंच लैंग्वेज बन गई। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये जो फ्रेंच लैंग्वेज थी ये वाली ज़ुबान, और वो जो ओल्ड लैंग्वेज थी वो वाली ज़ुबान, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। इन दोनों को मर्ज करके एक नई ज़ुबान हमारे सामने आई। उस ज़ुबान को एंग्लो नॉर्मन का नेम दिया गया। ठीक हो गया। अब क्या हुआ, एंग्लो नॉर्मन का जो टाइम पीरियड चल रहा था चौसर की आमद से पहले, वहाँ पे क्या हुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज बना दी गई। जो बुक्स थी बहुत एक्सपेंसिव थी। लंदन में ना एक हब ऑफ राइटिंग बना दिया गया। तब क्या था, मैन्यूस्क्रिप्ट होती थी, पब्लिशिंग नहीं होती थी। फिर जब ये 1066 से 1200 तक का टाइम पीरियड है, तब तक कोई भी ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज का एक भी वर्ड यूज़ नहीं किया गया था। फिर जब 1200 का टाइम पीरियड आया, दोबारा से इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ की गई, लेकिन इस बार इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्लीटली चेंज थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि न्यू लैंग्वेज आ गई थी, और ये इन बिटवीन लैंग्वेज थी, ना इधर की ना उधर की, दरमियान वाली। और ये डिफरेंट, टोटली डिफरेंट थी ओल्ड इंग्लिश से। ठीक है, जैसा कि ये क्या बन गई, फ्रेंच और ओल्ड इंग्लिश का मिक्सचर बन के सामने आ गई हमारे। ठीक है, यहाँ तक आपको लैंग्वेज की समझ लग गई होगी कि एंग्लो नॉर्मन लैंग्वेज कैसे बनी, फ्रेंच और ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज को मिक्स करके। अब आगे चलते हैं कि इस पीरियड का लिटरेचर कैसा था। इस पीरियड के अंदर एक नया लिटरेचर ऐड कर दिया गया जो कि टोटली डिफरेंट था प्रीवियस लिटरेचर से। जो लिटरेचर इस पीरियड के अंदर ऐड किया गया उसका नाम था रोमांस लिटरेचर, द रोमांसेस। अभी जो द रोमांसेस था, ये रोमांस लिटरेचर बेस्ड करता था बेसिकली पेट्रियोटिज्म पे। इसमें कंट्री से मोहब्बत की बात की जाती थी, सोल्जर्स से मोहब्बत की बात की जाती थी, हुब्बुल वतनी सिखाई जाती थी। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली जो द रोमांसेस था वो पेट्रियोटिज्म बेस्ड था। ठीक है, अब उसके बाद जो चीज़ लिखी गई इसके अंदर, द रोमांसेस इसमें लिखा गया, यहाँ पे जो लैंग्वेज फॉलो की गई वो फ्रेंच लैंग्वेज थी। फ्रेंच लैंग्वेज क्योंकि उस टाइम पे जो एंग्लो नॉर्मन्स आए थे उनकी लैंग्वेज ही फ्रेंच थी, इसलिए यूज़ की गई। अब क्या हुआ, जब 13th सेंचुरी यानी कि 1200 का टाइम पीरियड था, सॉरी 12,000 का, सॉरी 1200 का ही, 1200, तो उस टाइम पीरियड में क्या हुआ, एक हमारे पास पोइट आया लायमन, LAYAMON, लायमन आया। उसका वर्क था ब्रुट, BRUT, ब्रुट। अब ये जो पोइट था, ये पोइट बेसिकली इंग्लिश प्रीस्ट था, पादरी था। इसने ना पोइट्री लिखी थी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, और उस पोइट्री का नेम था ब्रुट।
और एंग्लो सैक्सन टाइम पीरियड के बाद ये सबसे पहला वर्क था जो कि इंग्लिश में लिखा गया। इसके बाद बहुत ज़्यादा काम होने लग पड़ा इंग्लिश के अंदर, ये ब्रूट बेस बना। ब्रूट के बाद बहुत ज़्यादा काम था जो काम था वो इंग्लिश लैंग्वेज में आने लग पड़ा। और एक ओरलम है, द ओरलम, ORMULUM, द ओरम्यूलम। द ओरम्यूलम जो है ये मोस्ट, यानी कि इसकी जो मोस्ट ऑफ द राइटिंग जो है ना वो डील्स करी थी किंग ऑर्थर के बारे में और उसके नाइट्स के बारे में। प्रेज किया गया था किंग ऑर्थर को और नाइट्स वगैरह को। फिर इसके बाद जो लेम है ना, LAYMAMON, ठीक है, LAYMON, सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ स्पेलिंग LAYAMON। ये लैमन जो है ना ये डिफरेंट था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो पीरियड पे जो था ना, कैथोलिक चर्च से ये बिलोंग कर रहा था। कैथोलिक चर्च जो था वो बड़ा पावरफुल था, तो जो कैथोलिक चर्च ने कह दिया आपको उसके ऊपर यकीन करना ही था। तो ये भी उसी रिलीजियस राइटिंग से ही बिलोंग कर रहा था। तो इसने जो उस टाइम पे वर्क लिखा, द आउल एंड द नाइटिंगेल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है। अगर आपसे पूछा जाए लायमंस के इम्पोर्टेंट वर्क्स के नेम बताएं तो आपने बताना है, एक तो ब्रूट है, BRUT। दूसरा जो है आपने बताना है द आउल, OWL, आउल उल्लू वाला, एंड द नाइटिंगेल। ठीक है, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट वर्क हैं उस टाइम पीरियड के। किस टाइम पीरियड के? एंग्लो नॉर्मन्स के। इसके अलावा यहाँ पे कुछ रिलीजियस पोइट्स हम लोगों को मिलते हैं। एक का नाम है कर्सर मंडाए, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट पोइट रहा है ये भी उस टाइम पीरियड का। इसने रिचर्ड रोल ऑफ हेम्पॉल लिखा, क्लीनेस ऑफ द पेशेंस लिखा, ये हिस्टोरिकल वर्क्स लिखता था। इसके बाद जो हमारे पास जो मेन चीज़ आती है वो आती है इस एज के अंदर क्या डेवलपमेंट आई, क्या चीज़ें हमारे साथ सामने आई, वो है मिरेकल एंड मोरालिटी प्लेस। ठीक है, अब ये जो मिरेकल एंड मोरालिटी प्लेस है ना, दीज आर द वेरी इम्पोर्टेंट प्लेस या वेरी इम्पोर्टेंट इन्वेंशन ऑफ दिस टाइम पीरियड। बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे इस टाइम पीरियड पे मिरेकल प्लेस। अब क्या हुआ था कि ये जो मिरेकल प्लेस थे ये बाइबल की स्टोरी से लिए गए थे। यहाँ पे इनके अंदर लॉजिकल कंक्लूजन था, और ये जो ड्रामा था आहिस्ता आहिस्ता सेक्रेड, यानी कि बहुत होली टाइम पीरियड पे बेस करती हुई हिस्ट्री दिखाई गई थी इसके अंदर। अब इसमें जब दिखाया गया था कि किस तरह एक इंसान बनाया गया, उसका किस तरह से फॉल हुआ, किस तरह से उसको पनिशमेंट दी गया, गार्डन से निकाल दिया गया, फिर किस तरह से, मतलब थ्रू एंड थ्रू सारी की सारी होली बेस्ड हिस्ट्री इसके अंदर दिखाई गई मिरेकल प्लेस के अंदर। और इसके बाद क्या हुआ कि जो ऐसे ड्रामास जिसके अंदर दिखाया जाए होली हिस्ट्री को, जजमेंट को, पनिशमेंट को, डेथ को, इन ड्रामास को मिरेकल प्ले कहा जाने लग पड़ा। फिर उसके बाद जो है मोरालिटी प्लेस, जिसके अंदर हम लोग को गुड एंड बैड के बारे में बताया जाए, वाइसेस के बारे में बताया जाए, वर्चूज़ के बारे में बताया जाए, ठीक है, राइट एंड रॉन्ग के बारे में बताया जाए, वो वाले प्लेस जो है उनको मोरालिटी प्लेस कहते हैं। ये दो प्लेस जो थे इन्होंने बड़ा उस टाइम पीरियड पे नाम कमाया, उस टाइम पीरियड पे बड़े ये फ्लोरिश्ड हुए, डेवलप्ड हुए, बड़ा इनके ऊपर काम किया गया। फिर इसके बाद हमारे पास इस एज के अंदर कुछ राइटर्स आते हैं। उनके अंदर सबसे पहला जो नाम आता है वो विलियम लैंगलैंड का आता है। विलियम लैंगलैंड जो है ना, इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो है अ विजन ऑफ पायर्स द प्लोमैन। ये इसका इम्पोर्टेंट वर्क है, ये एक पोइम है, बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है इसकी इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। इसके अंदर आर्किक स्टाइल उसने इस्तेमाल किया है, ये सेट्रिकल पीस ऑफ वर्क है, उसने सटायर किया है करप्ट रिलीजियस प्रैक्टिसेस को, और जितने भी एथिकल प्रॉब्लम्स थे उस टाइम पीरियड के, इसने उसके ऊपर लाइट फेंकी है, रोशनी डाली है। अब इसके बाद जो है हमारे पास, क्योंकि हमें पता लग गया, मैंने जो बातें बताई हैं आपको कि उससे, कि ये जो लैंगलैंड है एक सेट्रिक पोइट है, ठीक है, ये एक सेट्रिक पोइट है। तो इसने बेसिकली क्या किया है, इसने जो पॉलिटिकल एंड सोशल क्वेश्चंस है ना उसके ऊपर सटायर किया है अपनी राइटिंग के अंदर। फ्यूडल सिस्टम जो है ना, इसने उसको आइडियलाइज करके उसके बारे में लिखा है। इसके बाद हमारे पास एक और बंदा आता है, उसका नाम है जॉन गोवर।
ये 1330 से 1408 तक रहा। ये एक स्टाइलिस्ट था, नैरेटिव पोएट था, ये मोरलिस्ट था। इसने प्रूव किया था कि इंग्लिश माइट कम्पीट द अदर लैंग्वेज एज वेल। नो डाउट इसका बहुत रोल है, नो डाउट। चौसर जो है उसकी वजह से हमारे पास जो है इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़्यादा जानी गई। चौसर ही जो है इंग्लिश लैंग्वेज का फाउंडिंग फिगर कहलाता है, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन भी हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इसने भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इंग्लिश लैंग्वेज को सामने लाने के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज को फर्दर आगे ले जाने के लिए। ये चौसर से इन्फीरियर था, लेकिन इसने अपनी राइटिंग जो है उसके थ्रू प्रूव किया है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो दूसरी लैंग्वेज को कम्पीट कर सकती है। इसके बाद जो हमारे पास आता है सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट फिगर इस टाइम पीरियड का, वो है चौसर। चौसर का फुल नाम जॉफरी चौसर है। ये बंदा जो है ना, इसने आकर हिस्ट्री बदल दी। चौसर की आमद से जो पीरियड शुरू होता है उसको मेडिवियल पीरियड कहा जाता है। ये हम लोगों ने आगे पढ़ना है नॉर्मन्स के बाद, लेकिन क्योंकि नॉर्मन के टाइम पीरियड में ही पैदा हो गया था, इसलिए इसको यहाँ से ही स्टार्ट करते होते हैं हमेशा। क्या किया था इसने जो है ना, काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। इसको फाउंडर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है और इसको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊंगी चौसर एज रिप्रेजेंटेटिव फिगर ऑफ हिज एज। डिटेल से यहाँ पर डिस्कस करूँगी। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। ये जो है ना चौसर, इसने ना आर्मी, इंग्लिश आर्मी में ज्वाइन की थी। ये पेट्रियोटिक था बेसिकली। अब क्या हुआ, चौसर जो है ना उसने जब इंग्लिश आर्मी में ज्वाइन की, पेट्रियोटिक भी था। इसकी एक लाइफ हिस्ट्री प्रॉपर चलती है, वो लाइफ हिस्ट्री को हम लोग अभी नहीं डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। अभी इसके इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। जो चौसर है ना उसका काम बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। उसका जो काम 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है ना, उन पार्ट्स का रिस्पेक्टिवली नेम जो है, पहले पीरियड का इमिटेटेड फ्रेंच मॉडल्स, जो कि इसने फ्रेंच जो मॉडल्स थे वहाँ से इमिटेशन की और उसको उसने लिखा। सेकंड पीरियड जो था उसके ऊपर इन्फ्लुएंस ऑफ इटालियन लिटरेचर, कि इटालियन लिटरेचर था उसका, इसके ऊपर क्या इन्फ्लुएंस हुआ और इसने उससे क्या लिखा। और जो थर्ड पीरियड है ना उसको कहते हैं, कहा जाता है इंग्लिश पीरियड, ठीक है, कि उसके अंदर इसने क्या लिखा। जो इसका पहला पीरियड है, इसको मैंने कहा फ्रेंच पीरियड, वो 1314 से स्टार्ट होता है और 73 पे एंड होता है। इसमें इसने पोएम और स्टोरी लिखी। द बुक ऑफ डचेस बहुत इम्पोर्टेंट है, और सबसे इम्पोर्टेंट वर्क फ्रेंच वर्क है ले रोमन डी ला रोज, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट वर्क है इसका। नेक्स्ट पीरियड जो है वो है इटालियन लिटरेचर के इन्फ्लुएंस का। वो 1373 से शुरू होता है और 1373 से स्टार्ट होते हुए 1384 पे एंड होता है। और इस पीरियड के अंदर उसने क्या किया, कॉमेडीज़ एंड फैंटेसी लिखी। द हाउस ऑफ द फेम, डेंटेस डिवाइन, द पार्लियामेंट ऑफ द फाउल, द स्टोरी ऑफ गेरिसिल्डा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसका। द स्टोरी ऑफ गेरिसिल्डा, GRISELDA। इसके बाद जो इसका थर्ड पीरियड है उसका नाम है द कैंटरबरी टेल्स, इंग्लिश पीरियड जिसको हम कहते हैं। उसने उस पीरियड के अंदर द कैंटरबरी टेल्स लिखी, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है इसका। जो थर्ड पीरियड है वो 1384 से 90 तक जाता है, 1390 तक। इस पीरियड ने उसमें द कैंटरबरी टेल्स लिखी, लेजेंड ऑफ गुड वुमन लिखा, ट्रोयलस एंड कैरिसेडा लिखा, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क्स थे इसके चौसर से। जब चौसर की आमद हुई तो यहाँ से हमारे पास इस एज की एंडिंग हो जाती है। चौसर को
मॉर्निंग इवनिंग स्टार ऑफ नॉर्मन पीरियड्स एंड मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनाइसा भी कहा जाता है। रेनाइसा का जो पीरियड आएगा वो अगला पीरियड होगा, उसके अंदर भी हम चौसर को पढ़ेंगे, इसमें भी हम चौसर को पढ़ेंगे। मैं चौसर के ऊपर एक फुल फ्लेज वीडियो बनाऊंगी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होगी, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपने इसको इन डेप्थ अच्छे से पढ़ना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको एंग्लो नॉर्मन पीरियड की अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।